भी शरद दुबे आज एक नए अधिनियम के साथ। आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुल धारा 10 हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पारित होकर लागू हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जन समाज तक इसकी पहुंच नहीं है। इसका मूल कारण है समाज में शिक्षा का अभाव। दूसरा मेरा मत है, आपका मत हो सकता है दूसरा, जो लागू करता है अर्थात जिन लोगों ने पारित करके लागू किया है, उन्हीं के घरों में कहीं ना कहीं लाखों रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी जैसी डिमांड की जाती है दहेज के रूप में। दूसरा कारण, दहेज को एक साख के रूप में माना गया है। साख के रूप में मानना एक क्रूति है समाज में। यदि किसी लड़के की शादी हुई है और 10 लाख रुपए दहेज के रूप में ले लिए उसने, कुछ दिन बाद एक अंकल आते हैं पास वाले और वह बोलते हैं, किससे? उस लड़के के पिताजी से, कितने रुपए लिए आपने दहेज के रूप में? तो वे बोलते हैं 10 लाख रुपए। लेकिन वे अंकल का ताना क्या रहता कि आपने 10 लाख रुपए लिए, आपका तो बच्चा जो है दरोगा है, यानी थानेदार है, तो आपको तो 25 लाख रुपए की डिमांड करनी थी, क्योंकि वो पांडे का जो लड़का है उसने 25 लाख रुपए ही लिए थे जब वह दरोगा बना था। तो कहीं ना कहीं ये क्रूतियां हैं, ये समाज में बुरा असर डालती आई हैं और डाल रही हैं। आज हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, साथ में जो इसकी 10 धाराएं हैं उनको अध्ययन करेंगे। दहेज को समझो। दहेज क्या है? दहेज मूल्यवान प्रतिभूति, वस्तु, नकदी विवाह के समय या विवाह के बाद या विवाह के पूर्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मांग करना अर्थात लेना या देना एक दहेज कहलाता है। दूसरी बात यहां पर देखो कि दहेज की जो स्वीकृति है, अर्थात यह अधिनियम बना 20 मई 1961 को, लागू होता है 1 जुलाई 1961 से। जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह लागू हो जाता है और 31 अक्टूबर 2019 से यह जम्मू कश्मीर में भी लागू माना गया। जितने भी अधिनियम हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, वह अब 31 अक्टूबर 2019 से लागू होने लगे हैं। धारा 1 में नाम एवं विस्तार से संबंधित है। धारा 2 में दहेज की परिभाषा है। दहेज की परिभाषा में क्या कहा गया है? एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दहेज मांगना, अर्थात एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से कोई मूल्यवान वस्तु की डिमांड करना या नकदी के रूप में मांग करना, वह एक दहेज कहलाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण, दहेज जो है, दहेज के रूप में मेहर की राशि अर्थात मुस्लिम विधि यानी जो शरीयत कानून है उसके तहत जो मेहर की राशि है उसको दहेज के रूप में नहीं माना गया है। धारा 3 में कहा गया है दहेज लेने देने हेतु शास्ति। इसमें जो दहेज देगा वह भी दोषी है और जो दहेज लेगा वह भी दोषी है। इसमें जो रूढ़िगत परंपराएं हैं उनको दहेज नहीं माना गया है, लेकिन लेने देने वाले दोनों ही दोषी हैं। सजा का प्रावधान 5 वर्ष और जुर्माना के रूप में 15,000 हो सकता है। 15,000 का मतलब यहां पर आप एक मेंशन देखो दहेज की राशि तक। यदि 15,000 रुपए तक दहेज की राशि है तो 15,000, और यदि 15,000 से अधिक दहेज की राशि है तो उस राशि तक जितनी राशि दहेज की है उतना जुर्माना हो सकता है। धारा 4 में कहा गया दहेज मांगने हेतु शास्ति। धारा 3 में दहेज लेने देने वाले दोनों दोषी हैं और दहेज मांगने वाला दोषी होता है सिर्फ मांगने वाला धारा 4 में। इसमें यदि वर पक्ष वधू पक्ष से मांगता है तो यहां पर वर पक्ष दोषी है, और यदि वधू पक्ष वर पक्ष से मांगता है तो यहां पर वधू पक्ष दोषी यानी मांगने वाला दोषी होगा। इसमें
सजा का प्रावधान है 6 माह से 2 वर्ष और जुर्माना के रूप में 10,000 रुपए हो सकते हैं। धारा 4A में विज्ञापन से निषेध है। अब विज्ञापन से निषेध का मतलब समझो, कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति विवाह के संदर्भ में नहीं दर्शा सकता। जैसे आपने देखा भी होगा, जब ये विवाह पत्रिका छपती है, अपना जीवन परिचय देते हैं उसमें, तो उसमें अपनी आर्थिक स्थिति, जो मूल आर्थिक स्थिति, उसको नहीं दर्शा दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो वह दोषी है दहेज एक्ट के तहत। सामान्य रूप से वह अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको 5 अंकों में, 6 अंकों में, 10 अंकों में इस तरीके से दर्शाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी मूल राशि अर्थात जो मूल उसकी आर्थिक स्थिति है उसको दर्शाता है विज्ञापन के क्षेत्र में, कब? विवाह के संदर्भ में, तो वह इस एक्ट के तहत दोषी है। 6 माह से 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक उसकी सजा का प्रावधान है, साथ में 15,000 उसको जुर्माना के रूप में दे होगा। धारा 5, 15,000 रुपए जुर्माना के रूप में वह व्यक्ति देगा। धारा 5 में कहा गया है दहेज लेने देने का करार सुन। इसमें समझो, यदि कोई व्यक्ति शादी से पहले अर्थात विवाह से पहले या विवाह के समय या विवाह के पूर्व कोई ऐसा करार करता है दहेज से संबंधित कि हमने आपकी लड़की से शादी करेंगे और लिखित रूप में हम आपसे मांग कर रहे हैं कि आप लिखित रूप में दो कि हम आपको 10 लाख रुपए दहेज के रूप में देंगे, तो ऐसा कोई सा लिखित या मौखिक या किसी भी रूप में जो करार है अर्थात संविदा है वह शून्य होगा। धारा 6 में कहा गया है दहेज से प्राप्त संपत्ति व धन पत्नी व वारिस हेतु। इसको समझो, इसमें कहा गया है कि दहेज जो है, दहेज के रूप में यदि कोई स्त्री लाती है या कुछ धन लाती है या संपत्ति लाती है, तो वह जो धन और संपत्ति है वह उस स्वयं को अर्थात पति की पत्नी को और उसके वारिसों को होगा। यदि एक समय तक वह नहीं दिया गया तो जो संपत्ति का जो यूज कर रहे हैं अर्थात जो फैमिली में पति या उसके माता पिता या उसके जो परिवार के लोग हैं, अर्थात यहां पर कहा गया कि उसके पति या माता पिता एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे, अर्थात जो संपत्ति है उसको एक संरक्षक के रूप में रखेंगे, उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको वैसी की वैसी सेम जिस तरीके से उनने ली है वापस कर देंगे एक समय सीमा के बीच में। अब इसमें कहा गया है कि स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष भीतर, यदि स्त्री की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हो जाती है, विवाह के 7 वर्ष अंदर हो जाती है, तो जो धन और संपत्ति दहेज के रूप में लाया गया है वह धन और संपत्ति उसके संतान जो है उसकी संतान को ट्रांसफर कर दी जाएगी। कौन करेगा? पति, उसके माता पिता, पति या उसके माता पिता, पति के माता पिता उसकी संतान को ट्रांसफर कर देंगे। यदि संतान नहीं है तो उस स्त्री के माता पिता को यह संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सजा के रूप में 6 से 2 वर्ष और जुर्माना 5 से 10,000 रुपए। सामान्य रूप से हम देखते भी हैं जब किसी लड़की की शादी होती है और वह एक समय तक तो अपना दहेज अपने घर पे रख देता है और जब वह बाहर सेटल हो जाता है तो वो दहेज ले जाता है सभी। अब उसको दहेज ले जाने का अधिकार नहीं है उस स्वयं को, लेकिन उस पत्नी के कहने से वह दहेज ले जाता है। जब वो दहेज ले जाता है तो उसकी सास, उस पत्नी, उसकी जो लड़का है उसकी माँ बोलती है कि अभी तेरी शादी हुई है 2 साल हुए, ज्यादा समय नहीं हुए, अभी से तूने सामान ढोना चालू कर दिए। तो यहां पर यह बात कहना चाह रहा हूं मैं, हम जो पत्नी का जो सामान यूज कर रहे हैं अर्थात बहू का जो सामान सास यूज कर रही है वो एक अधिकार के रूप में नहीं कर सकती। उस पत्नी की अर्थात उस बहू की यदि इच्छा है, स्वयं की इच्छा है कि मेरा जो घर है उसमें ये सामान यूज होता रहे, तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अधिकार उसकी संपत्ति और धन पर नहीं जता सकते। धारा 7 में कहा गया है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान से मतलब समझो, यह जो अपराध हैं इनका संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट की न्यायालय में होगा। अर्थात जो विचारण है, इनकी जो ट्रायल है, वो केस है, वो केस कहां पर चलेगा?
महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के न्यायिक न्यायालय में चलेगा। अब इसमें संज्ञान जो है, संज्ञान स्वयं न्यायालय भी ले सकता है। अब स्वयं न्यायालय किस तरीके से लेगा इसको समझो। यदि उसके न्यायालय में ऐसा जानकारी मिलती है, किससे, सोशल साइट से या किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो वह स्वयं संज्ञान ले सकता है। दूसरी बात, पुलिस की रिपोर्ट पर भी संज्ञान ले सकता है। और यदि किसी परिजन के परिवाद के आधार पर कोई व्यक्ति परिजन है, वहां पर इसका परिवाद कर सकता है, केस दर्ज कर सकता है, वहां पर भी संज्ञान ले सकता है। तीसरा पॉइंट देखो, मान्यता प्राप्त संगठन से। मान्यता प्राप्त संगठन से मतलब है कोई ऐसी मान्यता प्राप्त संगठन जैसे एनजीओ है, एनजीओ, तो वह भी केस दर्ज कर सकती, अर्थात रिपोर्ट दर्ज कर सकती है कि इस एक्ट के तहत यह महिला पीड़ित है, तो संज्ञान न्यायालय ले सकता है। धारा 8 में देखो, अपराध संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय। संज्ञेय से मतलब देखो बिना वारंट के गिरफ्तारी। दूसरा अजमानतीय, इस एक्ट के तहत यदि किसी को गिरफ्तार किया गया है तो वह उसकी जमानत नहीं होगी, मतलब उसकी जमानत नहीं होगी। दूसरा देखो अशमनीय। अशमनीय से मतलब है इस एक्ट के तहत अपराधी, अर्थात इस एक्ट के तहत जो अपराध है वह न्यायालय के बाहर समझौता नहीं होगा। न्यायालय के बाहर इस एक्ट के तहत अपराध है उसका समझौता नहीं किया जा सकता, जो भी होगा वह न्यायालय में होगा। धारा 8A, धारा 8A में कहा गया है, धारा 3 और 4 के तहत सबूत का भार उस आरोपित पर होगा। इसका मतलब देखो, धारा 3 में क्या, दहेज लेने देने हेतु शास्ति, और धारा 4 में दहेज मांगने हेतु शास्ति। यदि इन धाराओं के तहत कोई व्यक्ति अपराध करता है और वह दोषी होता है, तो उसको स्वयं को, अर्थात जो आरोपित है, आरोपी है, उसको स्वयं को यह साबित करना होगा कि मैंने यह अपराध नहीं किया है, दहेज से संबंधित मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। स्वयं का भार है इस पर कि वह स्वयं आरोपित व्यक्ति जो है वह साबित करेगा कि मेरे द्वारा यह कार्य नहीं किया गया। धारा 9, धारा 9 में केंद्र नियम बना सकती है। केंद्र नियम किस प्रकार से, केंद्र को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए या कुछ इसमें जोड़ा जाए या कुछ हटाया जाए, और यह नियम बनाने के शीघ्र अतिशीघ्र इसको संसद के समक्ष पेश करना होगा, अर्थात संसद के समक्ष रखना होगा। धारा 10 में राज्य सरकार नियम बना सकती है, वही राज्य सरकार नियम बना सकती, इसको भी यथाशीघ्र अपनी विधानसभा के समक्ष रखना होगा। इसमें 3 महत्वपूर्ण बात हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश बात किससे संबंधित है, तो यह दहेज एक्ट से संबंधित है। ऐसे ही हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर जो बात है ये किससे संबंधित है, दहेज एक्ट से। अब इसको समझो, विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है पत्नी विवाह के 7 वर्ष के अंदर, पत्नी विवाह के 7 वर्ष के अंदर कोई असामान्य परिस्थिति में मर जाती है और मरने के पूर्व उसकी क्रूरता और तंग का बयान दे जाती है, तो जो बयान है वह साक्ष्य के रूप में साबित होगा। अर्थात यहां पर कोई दूसरे साक्ष्य की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से हम जन समाज में देखते भी हैं, जब कोई ऐसी घटना होती है असामान्य परिस्थिति में, जैसे कोई फांसी लगाकर मर जाए या आग लगाकर मर रही है कोई महिला, तो समाज में जो आस पड़ोसी लोग हैं उनमें सबसे पहली चर्चा यही रहती है कि इसने पुलिस में कोई अपने बयान देके तो नहीं मर गई। तो यही कारण से पूछा जाता है कि जो साक्ष्य, मतलब जो बयान है, बयान ही उसका साक्ष्य के रूप में साबित होगा। हरिवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर में कहा गया है कि दहेज की जो लगातार मांग है, दहेज की लगातार मांग एक अपराध गठित करती है और सामान्य रूप से कर भी रही है। शांति बनाम स्टेट बाद में कहा गया है दहेज मृत्यु नियम। दहेज मृत्यु नियम का मतलब है यदि आप दहेज एक्ट लगा रहे हैं कोई महिला के मरने के बाद, तो इसमें कुछ नियम हैं। जैसे किसी महिला की यदि मृत्यु हो रही है तो वह विवाहित महिला होना चाहिए। दूसरी बात, असामान्य कारण से मृत्यु हो उसकी, जैसे ट्रेन या कुआं में कूदकर मरना या फांसी लगाकर या जलकर मरना।
मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर होना चाहिए। महिला के साथ पति या उसके परिवार वाले जो हैं उनके द्वारा क्रूरता की गई हो, तब यह एक्ट लगाया जा सकता है। आज हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का अध्ययन किया। हम अगली बार एक नए अधिनियम के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।